हाँ, तो आज अपना ये छठा कैप्सूल है। ये अपना गद्य खंड आरोभाग सेकंड का ही छठा, मतलब लास्ट चैप्टर होगा गद्य खंड का। कल से आपका जो है वो अपना काव्य खंड जो है, पद्य खंड बोल दो, काव्य खंड बोल दो, वो थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कर देंगे। या फिर अपन जो दूसरे आपके वितान बुक है ना, वो भी कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी का नंबर लगाएंगे, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके राइटर डॉक्टर हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, बहुत ही गजब का है। इसमें मैंने जो देखा है 2023 मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगवाया था, गद्यांश वही आया है। वैसे पेपर अपन मोस्ट लगवाते हैं, मतलब एक तरीके से तजुर्बा सा ही हो गया, ज़्यादा मैं वो नहीं करा, लेकिन हाँ लगभग पेपर अपना आ जाता है। इसलिए मैं आपको एक कैप्सूल सीरीज चलाई है, क्योंकि आपने अगर ध्यान भी नहीं दिया हो तो अभी अगर कैप्सूल सीरीज को ढंग से पढ़ लिया तो लगभग बात बैठ जाएगी 75 प्लस की, 80 में से। ये बड़ा चैलेंज है, ढंग से बस क्लास सारी लेनी है आपको, मज़ा आ जाएगा। और इसके अंदर मैंने गद्यांश तो लिए ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस बार गद्यांश आएगा, बिल्कुल नहीं, चांस नहीं है। 2023 में एक आना था जो आ गया। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे, क्योंकि जाति प्रथा की बातें हो रही है, क्वेश्चन आंसर बनेंगे। इसलिए मैंने 5-7 क्वेश्चन लिए हैं। पहले एक बार पार्ट का सार तो जरूर देखेंगे, लेकिन पार्ट की समरी देखना बहुत ज़रूरी है। बस 5-7 क्वेश्चन पढ़ के चला जाना, हो गया मामला सेट। ठीक है, अरे नहीं जाएगा बाहर, ये गारंटी। पार्ट का सार देखो कि प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन यहीं पर भी समझ सकते हो, एक तो जातियों में बंटवारा और श्रम विभाजन, मतलब आपने देखा होगा पहले राजा महाराजाओं का राज था, है ना। राजा महाराजा इस हिसाब से मनमर्जी करते थे, लोगों के साथ इस हिसाब से मनमर्जी करते थे कि उनको जिस जाति में जन्म लिया उसका वही प्रोफेशन होगा, उसका वही काम होगा। अगर जैसे किसी नीचे जाति में ना काम लिया, अगर उसके काम जूती बनाने का है, जूती गांठने का, तो कह दिया कि उनका उसमें जन्म लिया बेटा जूती ही गांठेगा, चाहे पढ़ नहीं लिख नहीं सकता वो। कोई दास या नौकर, तो दास या नौकर ही बनेगा उनकी औलादें, वो आगे पढ़ लिख नहीं पाएगी। पढ़ने लिखने का काम बोले ब्राह्मणों का है, क्षत्रियों का तलवारबाजी करना ये है, बाकी सबका वही प्रोफेशन। तो ये इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। बस उसी पर बाबा साहब ने, फिर आपको बताइए बाबा साहब ने इनके लिए कितना काम किया है अपने ST/SC के लिए। उनमें अपने भाई ST/SC जितने भी हैं उनके लिए इतना तगड़ा काम किया है कि ST/SC में रिजर्वेशन रखा, क्योंकि जातियाँ बहुत नीचे दब गई थी, तो ये अपना कुछ सुधार कर सके, है ना। तो कंपैरिजन आजकल काफ़ी सुधार हो रहा है। तो प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एक भाषण का अनुवाद है। इसमें जातिवाद का विरोध किया है। जातिवाद का तो हमेशा वैसे विरोध होना भी चाहिए। ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के युग में भी जातिवाद के समर्थकों की कोई कमी नहीं है। कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। श्रम विभाजन पर आधारित जाति प्रथा को भी उचित श्रम विभाजन का मतलब कि जिसने जिस जाति में जन्म लिया वो वही श्रम करेगा, वही काम करेगा, उसको उचित भी मानते हैं। श्रम विभाजन सभ्य समाज में आवश्यक तो होता है, परंतु भारत में श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक रूप से बांटकर एक दूसरे से ऊंचा नीचा भी तो माना जाता है। ठीक है, जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन न स्वाभाविक है और न ही मनुष्य की रुचि पर आधारित। आपने देखा होगा, क्या अगर कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स जूती गांठने का काम करता है, चमड़े का काम करते हैं, वो अगर बच्चा उस घर में जन्म लेता है तो उसका कोई दोस्त थोड़ी ना है, कोई दोस्त नहीं है, लेकिन वो इंटेलिजेंट है, पढ़ना चाहता है। घर वाले कह रहे हैं बेटा तो पढ़ नहीं सकता क्योंकि अपना तो प्रोफेशन है, तो भी यही काम कर, लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे पढ़ना है। तो फिर बताओ, वो पढ़ना चाहता है, उसका इसमें रुचि नहीं है। तो अगर ये, लेकिन आप बांध दोगे कि जिस जाति में जन्म हुआ वो श्रम करना है, तो फिर वो श्रम कैसा हो जाएगा? ना तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, नई मनुष्य की रुचि पर आधारित है। आपने उसकी रुचि तो जानी नहीं, वो नहीं करना चाहता। ठीक है, इसमें किसी को अपना पेशा स्वयं चुनने की आज़ादी नहीं होती, क्योंकि आपने तो फिक्स कर दिया। किसी आदमी का पेशा उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार निर्धारित कर दिया जाता है। सामाजिक स्तर पे किया जाता है, ये तो गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, किसानी कर ले, ठीक है, खेतीबाड़ी कर ले। इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण तथा निजी क्षमता का विचार नहीं होता। जाति प्रथा द्वारा किसी के पेशे का पहले से निश्चित कर देना तथा उसे जीवन भर उसी पेशे में, पेशे का मतलब है धंधा, काम करना, प्रोफेशन, उसी में बांध देना बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण है। वह पेशा बदल नहीं सकता, चाहे उस पेशे में रहकर उसको भूखे मरना पड़े। और आपने देखा भी होगा, भूखे ही मरते हैं, इनमें कहाँ रोजगार है, मशीनरी आ गई। ठीक है, पैतृक पेशे को छोड़ने तथा अपने ऊपर पड़ा था बच्चों वाले जो चूड़ी बनाने काम करते हैं, उसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा अपन तो शुरू से ही चूड़ी बना रहे हैं, अपन को चूड़ियाँ बनानी है।
मटकों का काम करने कहते हैं अपना मटके ही बनाएंगे, ये सब गलत है। जबकि बच्चा पढ़ के RS IAS बन सकता है, बन रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो मतलब ये चीज़ें भूखे मरना पड़ रहा है, लेकिन प्रोफेशन ऐसा आप करना पड़ेगा, गलत हो गया। पैतृक पेशा मतलब खानदानी पेशा को छोड़ने तथा अन्य जो काम पेशा का अपनाने की अनुमति न देकर जाति प्रथा बेरोजगारी बढ़ाने में भी सहायक। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगार कैसे, आपको सर बेरोजगार कैसे? बेरोजगार ऐसे हैं कि सपोज किसी के मटके बनाने का काम है, किसी के माता पिता करते हैं। अगर उन माता पिता के 3 बेटे हो गए, अब कोई मटके इतना थोड़ी कि पूरे भारत में सप्लाई हो रहे हैं तो 20 की टीम काम कर रही है। वो उनके पिताजी अकेले ही इतने मटके बना देते हैं कि वो ही नहीं बिकते, लेकिन तीनों बेटों को भी उसी में डाल दिया, तो फिर गुजारा कैसे होगा? वो बेरोजगार हो गए ना, रोजगार तो हुआ ही नहीं, वो तो मजबूरी में बैठे हैं बस, क्योंकि उनका प्रोफेशन रह गया। पापा ही काम चला सकते हैं, मतलब एक जना भी काम कर सकता हूँ, पर 3-4 बैठ गए तो बेरोजगारी बैठ हो गई ना, इसे बोलते हैं बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। इसमें भी सहायक है जाति प्रथा पर काम। तो श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा में गंभीर दोष है। श्रम विभाजन से जाति मतलब श्रम का विभाजन जो है ना, वो जाति पर आधारित नहीं होना चाहिए, बहुत गंभीर दोष है, बहुत बड़ी गलती है। निर्धारित पेशे को अरुचि और विवशता से करने के कारण लोग कार्यकुशल नहीं बन पाते और इससे अधिक क्षति होती है। भाई कुछ इंटेलिजेंट बच्चा वो IAS बन सकता है, कुछ पॉलिटिक्स में जा सकता है, कुछ कर सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, उसको आपने ज़बरदस्ती अरुचि में डाल दिया, वो कैसे कार्यकुशल बनेगा? कार्यकुशल, अब एक बात बताओ, आपका जिस काम करने में मन ही नहीं लगता, आप उसमें स्किल्ड कैसे बनोगे? कुशल कैसे बनोगे? नहीं बनोगे। आपका मन नहीं करता, आप ऐसे ही मजाक टाइम पास करोगे, मजाक में, छोड़ो यार क्या है, मन नहीं करता। लेकिन अगर मन करता है तो दिल से काम करोगे, उसमें आप कार्यकुशल बनोगे, स्किल्ड बनोगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आज जाति प्रथा से मुक्त एक आदर्श समाज की जरूरत है। आदर्श समाज का मतलब है जिसमें कोई भेदभाव ना हो। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता का मतलब इक्वलिटी है, समानता, दूसरा नाम समानता, समता एक ही है। भ्रातृत्व है, भाईचारा, इस पर आधारित होना चाहिए। आदर्श समाज में वांछित परिवर्तन की देखो मतलब जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे इस पार्ट के सार से बनेंगे, इसलिए पार्ट के सार को तो कैच करना है पूरा, फिर कुछ 4-5 सिलेक्टेड क्वेश्चन देख लेना है। आदर्श समाज में वांछित परिवर्तन की स्वतंत्रता होनी आवश्यक है। इसमें सबको मिलकर सबके हितों का संपादन तथा उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों में एक दूसरे से दूध पानी के समान मेल और संपर्क रखना चाहिए। जैसे दूध और पानी का मेल होता है, अगर दूध में पानी डाल दिया जाएगा तो पानी ऊपर तैरता नहीं है, उसमें मिक्स हो जाता है। वो बात अलग है कि पतला होता है, लेकिन मिक्स हो जाता है, दिखता नहीं अलग से। तेल में पानी डालोगे तो ऊपर आ जाता है, समझ गए। लेकिन दूध और पानी का मेल देखो, समान मेल और संपर्क रहना चाहिए। वैसे ही कहते हैं कि इंसानों का आपस में मेल और संपर्क रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। जाति प्रथा ये क्या होती है? ठीक है, यही लोकतंत्र है। तभी हम कहेंगे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था ही नहीं है, अपितु सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति भी है। सामूहिक जीवनचर्या जीने की एक अंदाज भी है, रीति भी है। अगर डेमोक्रेसी को सही माना जाए तो ये सिर्फ व्यवस्था ही नहीं है, अपितु सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है। सब मिलजुल के रहें तभी तो डेमोक्रेसी है। जाति प्रथा के समर्थक जीवन, शरीर और संपत्ति की सुरक्षा की स्वतंत्रता के अधिकार को तो मानते हैं, इसमें तो मानते हैं सब, लेकिन मनुष्य के लक्षण एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने को जल्दी को तैयार नहीं होते। ऐसा नहीं कि भाई जैसे इंसान में लक्षण दिख गए, भले ही वो नीची जाति का है, लेकिन उसमें लक्षण है कि वाकई यार ये तो वीर योद्धा बन सकता है, ये पॉलिटिशियन बन सकता है, ये डॉक्टर बन सकता है, उसमें जल्दी से तैयार नहीं होता कि नहीं ये तो देखो इनका जाति, मतलब ऐसा थोड़ा रुकते हैं। तो मतलब हालांकि आजकल ऐसा नहीं है, आजकल फुल फ्रीडम है, आराम से देश स्वतंत्र आज़ाद देश है। लेकिन ये कुछ चैप्टर पहले की बातें अपन को बता रहा है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता का न होना और सामाजिक दास्ता में जकड़े रखना। सामाजिक दास्ता का मतलब होता है कि उसको अपना स्वयं का व्यवसाय न चुनने देना और एक फिक्स जाति पर आधारित श्रम करना, उसी पर फिक्स करना, वो दास्ता गुलामी होती है वो। ठीक है, समता के आलोचक, जो समानता कुछ आलोचक है ना, हालांकि देश में बहुत कम है, अब लोग पढ़ लिख गए, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर मिल जाते हैं। इक्वलिटी, समानता बोलो चाहे समता बोलो, बात एक ही है। समता को जो नहीं मानते आलोचक जो है ना, जो क्रिटिक है, वो सभी मनुष्य समान नहीं होते। मनुष्य की कार्य क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। वो ये कहते हैं क्या कि शारीरिक वंश परंपरा, ये कहते हैं आलोचक। जो समता के आलोचक है ना, वो कहते हैं कि नहीं यार, आप सब मनुष्य को सेम मत मानो,
सब मनुष्यों की सेम नहीं होते, उनकी कुछ उनमें अनइक्वलिटी होती है। उनकी कार्य क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। बोले कौन कौन सी पर? ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन ले रहे हैं अपन आगे, ध्यान रखना। पहला, शारीरिक वंश परंपरा, उसका किस वंश में जन्म हुआ है या फिर उनकी क्या परंपराएं हैं, शारीरिक वंश परंपरा। सामाजिक उत्तराधिकार, ठीक है, सोशल अपन सक्सेसर बोल सकते हैं इसको, सोशल सक्सेसर, अर्थात माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि। मतलब हाँ, ये हो सकता है भाई कैसे इसी से इंसान है, माता पिता ने उसके लिए क्या कामना करी है, उसको कैसी शिक्षा दिलाई है, वैज्ञानिक ज्ञान उसने अर्जन किया नहीं किया, वो फील्ड अलग अलग हो सकती है। मतलब आप जैसे कोई बीए करता है तो बीए किया हुआ डॉक्टरी में नहीं फॉर्म भर पाएगा भाई, उसको बीएससी करनी चाहिए थी बायोलॉजी से। हाँ, फील्ड अलग हो सकती है, लेकिन बीए किया हुआ आईएएस बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, उसके नीचे हॉस्पिटल आएंगे 50, ठीक है। आरएस बन गया 10 हॉस्पिटल बड़े बड़े उसके अंडर में आ जाएंगे, कोई से हॉस्पिटल जाके चेक कर सकता है, इतने पावर। मतलब ये है कि उसका ज्ञान करने कौन सा प्रोफेशन चुना है वो बात अलग है, लेकिन कल्याण कामना, शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि जो समाज में परंपरा से प्राप्त होता है तथा सभ्य लोगों को जंगली लोगों से अधिक सक्षम बनाता है, ये बात ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समाज से मतलब कैसे माहौल में रहा है, पला बड़ा है, कौन सा ज्ञान अर्जन किया है, उससे भी इंसान के बोले फर्क पड़ता है। हाँ, ये बात ठीक है, जैसे आप माहौल में रहोगे वैसा थोड़ा हो जाता है मनुष्य। और फिर होता है मनुष्य खुद के अपने प्रयत्न, ये तो है जो आप अभी प्रयत्न कर रहे हो, जिसमें आप प्रयत्न करोगे। अगर 12th ढंग से करोगे, 12th में अच्छे परसेंटेज बनेंगे, 90+ बनाओगे तो आपके पास ऑप्शन है। आप चाहो तो साइंस मिल जाएगी आपको, कॉमर्स मिल जाएगी, आर्ट्स कोई सी भी ले लो। परसेंटेज डाउन चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं करते, सब्जेक्ट भी ढंग से भी नहीं ले पाओगे। तो खुद के प्रयत्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 2-3 बातें हमको ध्यान रखनी है, शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, और यानी माता पिता कैसा ज्ञान देते हैं वो सब, और खुद के प्रयत्न। माता पिता ऐसे खूब है जो घना ही अच्छा ज्ञान देते हैं, लेकिन प्रयत्न आप करते ही नहीं हो। नींद अच्छी लगती है, सुबह सुबह उठा नहीं जाता, रजाई मस्त लगती है, तो फिर कहाँ प्रयत्न किया? प्रयत्न नहीं किया था, फिर वाली बातें समझ में आ गई। ये चीज़ें मनुष्य का प्रथम 2 बातों के आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार उचित नहीं है। पहली जो 2 बातें, हाँ इसमें आप कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आपने अगर डॉक्टरी फील्ड चुनी है, किसी ने मेडिकल लाइन न चुनते हुए किसी ने मास्टर लाइन चुनी है, टीचर बनना, वो बात अलग है, ये खुद के प्रयत्न है। इसमें भेदभाव हो सकता है, भेदभाव का मतलब वैसा नहीं, अकॉर्डिंग टू आपकी डिग्री आपको अलग अलग प्रोफेशन मिल जाएगा, इसमें सबको सेम नहीं मिलेगा भाई, नो। क्योंकि आपके जो जैसे परसेंटेज है, जैसे आपका सिलेक्शन किस फील्ड में होता है उस अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों में आप भेदभाव नहीं कर सकते, फर्स्ट और सेकंड में, कि भाई इसका तो इस वंश परंपरा में हुआ है और ये तो ऐसे माहौल में पला बड़ा है, इसका नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? कोई जरूरी थोड़ी है वैसा माहौल में, अगर उसमें दम है, उसके लक्षण अच्छे हैं, तो फिर वो भी तो ऐसे लोग देखे नहीं आपने कि खूब ऐसे हैं जो दारू के ठेगे, मतलब शराब के ठेगे में काम करते हैं, लेकिन कभी शराब को मुंह के टच नहीं करी उन्होंने, बेचते हैं पूरे दिन, समझ पा रहे हो ना। तो कोई किसी को बिगाड़ता नहीं है, ये खुद की है ना, खुद की जब समझ विकसित हो जाएगी ना, तो कोई इंसान एक दूसरे देख के थोड़ी बिगड़ेगा, ठीक है। लेकिन आजकल की जनरेशन क्या है, थड़ी पे किसी को ऐसे सुट्टा मारते हुए देख लेंगे ना, तो मन करेगा कि यार मैं भी सुट्टा लूँगा, कि मस्त लग रहा है, बस हो गई जिंदगी बर्बाद। अरे मूर्ख, ये नहीं पता कि वो 20-22 रुपए की फूंक दी, इस 20-22 रुपए में किलो 2 किलो केले खाता तो बॉडी स्ट्रांग बनती, लेकिन वो सोचने का फर्क पड़ता है। तो ये सब भी अपने देखा है इसमें, ठीक है। तो 2 बातों में आप असमान व्यवहार उचित नहीं हो सकता। इस प्रकार तो जिनको उत्तम कुल शिक्षा, पारिवारिक स्थिति, पैतृक संपदा और व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है, वे तो आगे निकल जाएंगे फिर, है ना, कि ये तो राजघराने में पैदा हुआ है, बहुत पैसा है, फिर तो निकल के आगे, कोई उसका पीछा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होगा। शुरुआती 2 बातों में नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन, कोई किसी में असमान भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। पूर्ण सुविधा प्राप्त वर्ग को उत्तम व्यवहार का हकदार मानने का निर्णय निष्पक्ष नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो हालांकि कहीं कहीं होता जरूर ही है, और ज़्यादा पैसे वालों के साथ में अच्छा व्यवहार होना, जहाँ चाहे उनके वो फलान जी का बेटा है, तो ये फर्क पड़ता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, गलत है, ठीक है। तो पूर्ण सुविधा प्राप्त है, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी में उतरता है या फिर ऐसा वैसा, वो गलत है। उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना हकदार मानने का निर्णय निष्पक्ष नहीं हो सकता। वो निष्पक्ष कहाँ हुआ? फिर भेदभाव हो गया। मनुष्य के असमान व्यवहार को यदि तीसरे आधार पर उचित माना जा सकता है, वो ठीक है। तो 2 आधारों पर अनेक साथ असमान व्यवहार को अनुचित मानना चाहिए। अपने सदस्यों को अधिकतम समाजोपयोगी बनाने के लिए उनको आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। समता इन समानता को उचित सिद्ध
करने के लिए राजनीतिक पुरुष का उदाहरण देखा जा सकता है। समय और विषय की जानकारी के अभाव में वे अपनी जनता से उसकी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर अलग अलग व्यवहार नहीं कर पाता, है ना। मतलब एक राजनीतिक पुरुष होता है, उसका उदाहरण देख सकते हो आप। वो समय और विषय की जानकारी के अभाव में अपनी जनता से उसकी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार अलग अलग व्यवहार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि अगर आपको कोई एक एमएलए है और किसी गांव में सड़क बनानी है तो सबके काम आएगी। आज थोड़ी कि सिर्फ ये सड़क पे यही चल सकता, नहीं, डेमोक्रेसी है। मतलब आप उसको अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकते, सब में इक्वलिटी रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उस समय वह सबके साथ व्यवहारिक सिद्धांत अपनाकर एक समान व्यवहार करता है। मानवता की दृष्टि से भी समाज को दो वर्गों में बांटना संभव नहीं है, न वर्गीकरण संभव है। वह समान व्यवहार इसलिए नहीं करता कि समाज में सभी मनुष्य समान होते हैं। समता यद्यपि कल्याण की बात है, परंतु राजनीतिज्ञ के लिए समान करना ही व्यवहारिक है। यही उसके व्यवहार का सोच। सही बात, मतलब राजनीति पॉलिटिशियन कोई भी हो, उसकी नज़रों में सब सेम होना चाहिए, ना जाति पाति ये सब नहीं होना चाहिए, ना भी होता भी है, सीधी सी बात है। तो ये छोटा सा चैप्टर जिसकी अपने देखी व्याख्या, सॉरी पाठ का सार, व्याख्या अपन नहीं ले रहे हैं। अब अपन लेना चाह रहे हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को ढंग से देखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है। दासता का मैं आपको नॉर्मली वर्ड बता दूं, गुलामी। समझ पा रहे हो ना। तो अंबेडकर साहब ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है। लेखक के मतानुसार दासता वह स्थिति है जिसमें कोई कानूनी बाध्यता न होने पर भी मनुष्य को दूसरों द्वारा निर्धारित कर्तव्य तथा व्यवहार को अपनाना पड़ता है ना। यह स्थिति कानूनी पराधीनता से भिन्न है। इसमें जाति प्रथा की तरह एक ऐसे वर्ग का उदय होना संभव है जहां कुछ लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशा अपनाने को बाध्य होते हैं। समझ में आ गई। मतलब यह है कि लेखक ये कहता है दासता का अर्थ क्या है कि जिसमें कोई कानूनी बाध्यता न होने पर भी मनुष्य को दूसरों के द्वारा निर्धारित पेशा अपनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कह देते हैं कि तूने तेरा जन्म इसी जाति में हुआ, इसलिए तेरे को ये काम करना पड़ेगा। एक तरीके से वो गुलामी तो हो गई, दास्ताई तो हो गई। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार पेशा ना अपनाना दास्ता है अंबेडकर साहब के अनुसार, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। आदर्श समाज की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की सार्थकता पर अपने विचार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कहा भी था कि अंबेडकर साहब के अनुसार एक आदर्श समाज क्या है। डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना का आदर्श समाज स्वतंत्रता, पढ़ा था अपने उसमें, समता और भाईचारे पर आधारित होना चाहिए। स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबको समानता होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, और भाईचारा आपस में होना चाहिए। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता तथा समता के व्यवहार का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। पूरा समान भ्रातृत्व, मतलब भाई एक ही बात है, पूरा समाज, इतना बोल दो, सीधा ही बोल दो, पूरा समाज भाईचारे पर टिका होगा। सबके हितों के लिए सभी लोग कार्य करेंगे तथा बहुविध हितों की सुरक्षा सभी मिलकर। बहुविध का मतलब है बहुत सारे डिफरेंट तरह के विविध लाभ जिनको मिले, सभी का हित, जिसका सबका हित हो, ऐसा नहीं सिर्फ एक का, बहुविध, बहुत सारे लोगों का हित होना चाहिए, उसकी सुरक्षा सभी मिलकर करेंगे। सामाजिक जीवन में सबको अबाध संपर्क के अनेक साधन तथा अवसर प्राप्त होंगे, ठीक है। सामाजिक में अबाध का मतलब बहुत सारे, सबको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। सभी लोगों का ये मेल मिलाप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। मतलब चैप्टर की लैंग्वेज भी डाल दिया, आंसर बड़ा शानदार लिखा हुआ है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जिस हिसाब से दूध में पानी मिला दिया जाता है पता नहीं चलता, ऐसा मिक्स हो जाता है, वैसे इन लोगों को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तथा आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं तो अपने विचार व्यक्त करो। बात सही है, अगर जाति के अकॉर्डिंग आप पेशा अपनाने को मजबूर करो किसी को तो सक्षम लोग छूट जाएंगे पीछे। अगर कोई सक्षम है वो डॉक्टर बन सकता है, लेकिन आपने उसको जाति मान दिया, सक्सेस नहीं हो पाया, तो इससे क्या हुआ, आर्थिक स्थिति पिछड़ गया, देश भी इकोनॉमिकल पीछे पिछड़ेगा। यानी कि जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का एक पथभ्रष्ट स्वरूप है। बिल्कुल सही बात है। ये भी एक तरीके से वर्ण व्यवस्था थी ना वो, मतलब कि मैंने कहा था कि आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वो वैश्य और शूद्र, उसी अकॉर्डिंग जो वर्ण व्यवस्था थी उसका एक पथभ्रष्ट रूप जाति भ्रष्ट उसी से निकला हुआ है, समझ लो, ठीक है, स्वरूप है। वर्ण व्यवस्था का आरंभ समाज में संतुलित ढंग से चलाने और उसके सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से हुआ था। पहले तो समझ गए, इस वर्ण व्यवस्था का आरंभ कैसे हुआ, समाज में संतुलित ढंग से चलाने और उसके सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने से हुआ था। एक राजा बनता था,
उसको जूती गांठने वाला भी चाहिए, उसको झाड़ू पोछे वाला भी चाहिए, उसको रोटी बनाने वाला भी चाहिए, उसको बाल काटने वाला भी चाहिए। इस अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसने फिक्स कर दी, डिसाइड कर दिए कि ये मेरे बाल काटता है तो बस आज से ये इस वर्क का हो गया, अब इसके जो भी जन्मेंगे वो यही काम करेंगे। समझ पा रहे हो ना? तो शुरुआती सदस्यों को मतलब अपनी आवश्यकताओं उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये वर्ण व्यवस्था शुरू हुई थी। बाकी धरती पे इंसान तो एक जैसे ही पैदा हुए थे भाई, ये तो बाद की बात है। ठीक है, इनमें व्यवसायों को वर्णों के साथ जोड़कर उनकी अर्थ संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास हुआ था, और इस व्यवस्था का लंबे समय तक चलते रहना इसकी उपदेयता तथा उपयोगिता का ही प्रमाण है। अब बाद में तो फिर ये बहुत लंबा चल गया, जातियां बन गई कि जो बाल काटेगा वो नाई, जो मटके बनाता है वो कुम्हार हो जाएगा, ऐसा मतलब जूतियां बनाने वाले, गांठने वाले रेगर हो गए, मतलब अलग डिफरेंट जो चमड़े काम करते हैं वो लिए, मतलब कैटेगरियां बना दी। जाति प्रथा उसी का पथभ्रष्ट रूप है। बाद में वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा में बदल गई और उसका स्वरूप ही दूषित हो गया। हालांकि आजकल तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना स्वतंत्र भारत है, हमारा लोकतंत्र है, सबको समान जीने का हक है, आराम से पढ़ो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पसंद का पैसा अपनाओ। जाति प्रथा और उससे संबंधित दोषों का समर्थन तो नहीं किया जा सकता, किंतु उसके आर्थिक पक्ष को हानिकारक बताने से भी सहमत होना उचित नहीं है। इससे नुकसान भी होता है, लोगों के व्यवसाय पैसा नहीं कमा पाते, भूखे मरते हैं, इकोनॉमिकली भी डाउन हो जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन, आंसर भी बहुत बढ़िया। अगला, मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इस पाठ के आधार पर आंसर दीजिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर के मेरी कल्पना का आदर्श समाज के अनुसार मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर, जो भी अपने पीछे लिखी, शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न, 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सामाजिक उत्तराधिकार भी होता है, ये जैसे सक्सीजर, जैसे अगर शारीरिक वंश परंपरा, ये आप इसके साथ में कभी भेदभाव नहीं कर सकते। सामाजिक उत्तराधिकार, जैसे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, गारंटी कुछ भी, कोई फिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं। या फिर ऐसा मान लो कि जिस कुल में जिसमें उसने जन्म लिया उसको वही काम करना है, वो उसका सक्सीजर उत्तराधिकारी है। तीसरे में भेदभाव हो सकता है। भेदभाव का मतलब वो नहीं, ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन अगर वो कैसा प्रयत्न करता है उस अकॉर्डिंग सिलेक्शन मिल जाएगा। तो इनमें प्रथम 2 अर्थात यानी शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य का कोई वश नहीं है। ठीक है, उसमें कोई उसका दोष नहीं है। कोई व्यक्ति किस वंश में जन्म लेगा, किस समाज का उत्तराधिकारी होगा, यह तय करने में उसका अपना हाथ हो ही नहीं सकता। भाई, आप किस कुल में, किस जाति में, किस धर्म में जन्म लिया, ये आपके हाथ में था क्या? नहीं, ये तो भगवान की एक तरीके से हो गया। अपने हाथ में थोड़ी ना है कि इसको इसमें पैदा करवा दो, इसको इसमें पैदा करवा दो, ऐसा नहीं होता है। तो ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। ठीक है, हाथ में नहीं हो सकता। अतः इस आधार पर उसके साथ असमान व्यवहार का भी कोई औचित्य नहीं। आप असमान व्यवहार भी नहीं कर सकते। फिर जब उसका किसी जाति, वर्ग, धर्म में जन्म लेना हाथ में नहीं, तो फिर आप उसके साथ भेदभाव उस आधार पर भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसका जन्म इसमें हुआ है, नहीं कर सकते। परंतु मनुष्य के अपने प्रयत्न उसके, हाँ ये ठीक है, लेकिन जो तीसरी बात है, मनुष्य के अपने प्रयत्न, ये उसके अधीन है। आप इसके गुलाम हो खुद, कैसा प्रयास करते हो सफलता वैसी मिलेगी, ये जरूर है। ठीक है, कि परंतु मनुष्य के अपने प्रयत्न उसके अधीन है। इस आधार पर उसके साथ असमान व्यवहार करना अनुचित नहीं है, परंतु यह आवश्यक है कि अवसरों की प्राप्ति सुनिश्चित हो। ऐसा नहीं है कि भाई उस अवसर ही नहीं दे रहे आप, अवसर मिलेंगे कि जैसे कि आगे सीईटी की वैकेंसी आएगी, आगे एलडीसी की वैकेंसी आएगी, आप में दम में तो हो जाओ पास, छूट है। ये खुद का प्रयास है, तीसरा खुद के प्रयत्न है। ठीक है, अब फिक्स कट ऑफ हो जाएगी कि भाई इतने % ऊपर वाले सब पास, तो वहां पर उसके साथ असमान व्यवहार हो सकता है। ऐसा नहीं बस सारे के सारे पास, जो भी बैठ गया पास, नहीं, यहां पर थोड़ा असमान व्यवहार होगा भाई, सीधी सी बात है। कट ऑफ फिक्स की जाएगी, 75% वाले पास या 80% वाले पास, सीधी सी बात, वही पास होगा, नौकरी उसी की लगेगी। तो ये चीज है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप ने मानने के पीछे अम्बेडकर क्या मत है? तो अम्बेडकर का तर्क है जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानना। इसके पीछे अम्बेडकर साहब का क्या तर्क है? तो उनका तर्क यह है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप मानना अनुचित है। बात सही है, आप जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप मानना अनुचित है, क्योंकि ऐसा विभाजन, भाई अगर किसी ने जिस जाति में जन्म लिया उसको वही काम करना पड़ेगा, नो, गलत बात है, अस्वाभाविक है और मनुष्य की रुचि पर आधारित है ही नहीं है। आपने, हर कोई बंदा वो थोड़ी करना चाहता जो उनके माँ बाप करना चाहते हैं। ठीक है, करते हैं। इसमें व्यक्ति की क्षमता का विचार किए बिना उसे
वंशागत पेशे से बांध दिया जाता है और वह उसके लिए अनुपयुक्त व अपर्याप्त भी हो सकता है, उसका मन नहीं है, स्किल भी नहीं होना चाहता उसके अंदर, फलस्वरूप सीधी सी बात है गरीबी और बेरोजगारी की समस्या आ जाती है। समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, लेखक ने किस आशय से ऐसा कहा है? मतलब बात सही है कि समता जो है ना, हालांकि काल्पनिक जगत की मतलब की वस्तु है। भाई समता का मतलब क्या होता है? किसी भी जाति, वर्ग या वंश परंपरा में आपका जन्म होना वो अपने हाथ में थोड़ी ना है, ये तो काल्पनिक है। किसी का भी कहीं पर भी जन्म हो सकता है, ठीक है। किसी भी जाति, धर्म, वंश में जन्म हो सकता है, किसी कुल में जन्म हो सकता है, किसी भी अपना जो सामाजिक जिसे बोलते हैं सामाजिक उत्तराधिकारी बन सकते हैं अपने किस कैसे भी, तो ठीक है, ये है काल्पनिक। लेकिन लेखक का मतलब अम्बेडकर साहब ने किस आशय से बात कही है? प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक क्षमता, वंश परंपरा या जन्म, ठीक है ना, इससे और सामाजिक उत्तराधिकार की परंपरा से तथा अपने प्रयत्नों के कारण दूसरों से भिन्न और समान होता है। बात सही है। ये जितने फैक्टर अभी जो अपन पीछे 3 पढ़ के आ रहे हैं, किसी का किसी जाति, वर्ण, किसी भी सामाजिक उत्तराधिकार परंपरा या खुद के प्रयत्न से वो भिन्न हो सकता है। भाई आप जैसा भी कैसा प्रयत्न करते हो आप वैसे बनोगे, आपका किस जन्म में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन सब से वो मतलब अलग हो सकता है, बिल्कुल भिन्न हो सकता है। इस तरह समता पहले से ही स्वयं नहीं आती है ना। समता तो आदर्श समाज के निर्माण हेतु अपनाई जाती है, अतः समाज निर्माण में समता की सत्ता काल्पनिक है। समझ पा रहे हो ना? अतः अगर हमें आदर्श समाज अपनाना है, आदर्श समाज का मतलब क्या हो गया? जिसमें भाईचारा हो, स्वतंत्रता हो, समता हो, तो समता शुरू में नहीं आती, वो हमारे हाथ में भी नहीं है, अपन क्या जन्म होते हैं। उसके बाद में समाज आदर्श होगा तो हमारे लिए समता आएगी, ठीक है। इसलिए समता काल्पनिक है, पता नहीं होगी या नहीं होगी। भाई किसी का किस में जन्म हुआ क्या पता, उसका किसी भी जात धर्म हो, लेकिन उसको समता मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, समानता मिल गई, आज़ादी मिल गई तो अच्छा बन गया। लेकिन अगर किसी को नहीं मिली तो फिर वो काल्पनिक हो गई, तो फिर वो काल्पनिक है। मतलब एक अपन उम्मीद कर सकते हैं, भाई किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा थोड़ी ना जानता है अब वो बड़ा होगा उसके साथ में क्या होगा, समता होगी नहीं होगी तो काल्पनिक है। लेकिन अगर आदर्श समाज है तो उसके साथ समता होगी। समझ पा रहे हो ना? ये चीज़ थी। और लास्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक तो होता है श्रम विभाजन, श्रम का मतलब काम का विभाजन कर देना। एक होता है श्रमिकों का विभाजन कर देना। देखो श्रम विभाजन में क्षमता और कार्य कुशलता के आधार पर काम का बंटवारा होता है, जबकि श्रमिक विभाजन में लोगों को जन्म के आधार पर बांटकर पैतृक पेशे को अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है। एक अंतर, आप इसको नंबरिंग भी कर सकते हो, ये 1 नंबर और इसको दे सकते हो यहां से, फिर 2 नंबर यहां से। समझ में आई कि श्रम विभाजन जो है ना, पूरी बात समझो। श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन। श्रम विभाजन तो क्षमता, भाई जैसे कि कोई हट्टा कट्टा पावरफुल हो, वजन उठाने का काम कर सकता है, या फिर अगर उसमें काबिलियत है तो वो गवर्नमेंट जॉब लगा सकता है। अगर उसमें काबिलियत मतलब उसको श्रम जो है ना, काम तो अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है, वो तो होता है श्रम विभाजन। जैसे कर्म करोगे वैसे आगे काम कर लोगे। समझ पा रहे हो ना? एक होता है श्रमिक विभाजन, वो लोगों के द्वारा किया जाता है कि नहीं तू सिर्फ इसी का श्रमिक है तो इसी फील्ड में काम करेगा, इसमें नहीं कर सकता। मतलब वो उसके जन्म के आधार पर या उसके पैतृक खानदानी पेशे को अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है, वो होता है श्रमिक विभाजन। एक बात। दूसरा, श्रम विभाजन में रुचि के अनुसार व्यवसाय चयन करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने कहा कि मुझे पढ़ाना ठीक लगता है, पढ़ा लूंगा। अगर पढ़ाना ठीक नहीं लग गया, किसी को भाटे फोड़ने की चौजा काम करना है, जानते हो ना, जो अपन मकान बनाना है वो काम करना है, वो कर लेगा। वो पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर वो करना पड़ेगा। तो वो उसकी रुचि के अनुसार है, वो जो जैसा करना चाहे, उसकी रुचि शायद उसमें होगी तो वो कर रहा है, ठीक है। पढ़ा नहीं पढ़ने वाले दिनों में, तो वही चीज़ है कि रुचि के अनुसार व्यवसाय का चयन कर लेता है। श्रमिक विभाजन में व्यवसाय का चयन तो दूर या थोड़ा सा आंसर आगे पीछे हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है, दूर की बात है, इसको मत लिखना, दूर की बात है। ध्यान रखना कि श्रमिक विभाजन में व्यवसाय का चयन तो दूर की बात है, व्यवसाय अपनी अच्छा सुनो, इसकी भी जरूरत नहीं है, व्यवसाय की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना कि व्यवसाय चयन तो दूर की बात है, व्यवसाय परिवर्तन की भी अनुमति नहीं होती। यहां पर इस अपनी की कोई जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा देख रहे हैं, आगे पीछे 1-2 वर्ड जुड़ गया है, वो थोड़ा यहाँ ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब कि श्रमिक विभाजन में व्यवसाय का चयन तो दूर की बात है, व्यवसाय परिवर्तन की भी अनुमति नहीं होती, जिससे समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता का भाव पैदा होता है।
ये अस्वाभाविक विभाजन है, इससे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। तो ये था भाई बहुत ही शानदार चैप्टर। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, और कैसे लग रहे हैं कैप्सूल। रेस्पॉन्स आपका बहुत अच्छा है। लाइव टेस्ट आपका होना है, आप सबका मैंने आंसर देखा है, तो इसके मैं लाइव टेस्ट देख रहा हूँ। देखें, या तो 1 से 5 का एक साथ ले लूँ, या फिर देख रहा हूँ इस बुक में आज जैसे अपनी गद्दे पूरी हो गई, 6 चैप्टर पूरे हो गए, 6 कैप्सूल हो गए, तो 3-3 कैप्सूल करके भी ले सकता हूँ। तो जहाँ तक चांस है, एक 3 का और एक 3 का, 2 लाइव टेस्ट होंगे। शायद आज रख लेता हूँ, फिर एक आज और एक फिर कल रख देते हैं। तो आज आपका लाइव टेस्ट हो सकता है 9 बजे, 9 PM पर आपका टेस्ट हो सकता है लाइव, 9 PM, चैप्टर 1, 2, 3, इसी गद्दे का 1, 2, 3 लाइव टेस्ट होगा। उसमें MCQs, 1 लाइनर कैसे भी आएंगे, छोटे बड़े क्वेश्चन निकालूंगा, पार्ट के सार से भी, कैसे भी। ठीक है ना। आंसर भी सामने रहेंगे, आपसे पूछूंगा, और MCQs टाइप टेस्ट होगा जो आपको देना है। बहुत गजब का टेस्ट होगा। सभी को 9 बजे हाजिर होना है। जितने ज़्यादा आप आओगे उतना हौसला, मोटिवेशन मिलता है। और लाइव टेस्ट सीरीज मैं आपकी स्टार्ट कर दूंगा, आपको ज़रूर आना है। ठीक है। शाम को 9 बजे मिलते हैं, और अपना गद्दे खंड का जो चैप्टर 6 थे अपने आज हो गए अपने कंप्लीट। ठीक है। ओके।